हेलो फ्रेंड, मैं मनन कुमार पांडे स्वागत करता हूं आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल एमकेपी नॉलेज जोन में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं बराबर वीडियो अपलोड कर रहा हूं और इससे पहले मैंने हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत के आधार पर परावर्तन की व्याख्या की थी। आज मैं अपवर्तन की व्याख्या करूंगा। तो दोस्तों, अपवर्तन की व्याख्या से पहले अपवर्तन के बारे में थोड़ा सा जान लेंगे। तो अपवर्तन क्या है कि जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पूर्व पथ से थोड़ा विचलित हो जाती है। इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं और इसका दो नियम है, एक आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है। तो इसकी तो मैथमेटिकली व्याख्या नहीं है, लेकिन जो दूसरा नियम है वो स्नेल का नियम है, जो यह कहता है कि प्रकाश के किसी खास वर्ण के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। इसे ही हमें प्रूफ करना होता है और इसको हम मैथमेटिकली ढंग से प्रूफ करेंगे। तो अगर ये कर देते हैं तो हमारी ये व्याख्या हो जाती है। तो इसको साबित करने के लिए हम क्या करेंगे कि एक तल को मान लेंगे। जैसे मान लीजिए बोर्ड हमारा एक तल हुआ, या आपके कॉपी का पेज जो होगा उसको एक तल मान लीजिएगा, समतल मान लीजिएगा, और इस पर एक अपवर्तक सतह मान लीजिएगा जो क्या करे कि दो माध्यमों को अलग करे। तो अगर मानते हैं कि इसको पहला माध्यम विरल हो जिसमें प्रकाश की चाल C1 है और अपवर्तनांक μ1 है, और ये दूसरा माध्यम है जिसमें प्रकाश की चाल C2 है और अपवर्तनांक इसका μ2 है। तो जब इससे प्रकाश की किरण समतल तरंगाग्र आएगा, इस तल को सबसे पहले हम तरंगाग्र लाते हैं। ये समतल तरंगाग्र हुआ, ऐसे होता है समतल तरंगाग्र, पहले ही हम वीडियो में बता चुके हैं। ये इसका किरण हुआ और ये इसका तरंगाग्र हुआ, वेव फ्रंट हुआ जो 90 डिग्री का ये होता है। तो ये इसका तरंगाग्र क्या हुआ, ये भी हुआ। अब देखते हैं कि ये वाला हिस्सा और आगे की ओर बढ़ेगा। तो जब तक ये यहां तक आएगा, इसका ये वाला किरण ऐसे बहुत सारा किरण इसमें प्रवेश करेगा, लेकिन दो ही किरण हम लोग मानते हैं सिद्ध करने के लिए। तो यहां से यहां तक ये मान लीजिए कि बी डैश पर पहुंचा, ये XY प्लेन है, ये बी डैश तक पहुंचा, तब तक ये भी तो इस माध्यम में प्रवेश कर गया होगा, यानी ये पहला माध्यम में ही अभी है, तब तक ये दूसरा माध्यम में प्रवेश कर गया होगा। लेकिन अंतर क्या हो जाएगा कि ये जितना दूरी तय करेगा उससे थोड़ा सा कम दूरी तय करेगा। और क्यों तय कम करेगा, क्योंकि इसमें ये अगर विरल है और ये सघन है, तो सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है और इसमें विरल में प्रकाश की चाल ज्यादा होती है। तो अगर हम इस पर क्या करें, नॉर्मल खींचे, तो कुछ इसका सिरा ऐसे मुड़ेगा
और इसकी जो लंबाई है उससे ये छोटा होगा, इसलिए यहाँ पर से थोड़ा सा इससे छोटा माप के एक चाप लगा देते हैं यहाँ। जैसे मान लीजिए कि एक चाप हो गया और इसको इस पर लंब खींच देंगे और इसी को इस पर से स्पर्श रेखा खींचेंगे जो वेव फ्रंट हो जाएगा। ये हो गया वेव फ्रंट। फिर यहाँ से ये आगे की ओर 90 डिग्री, यहाँ से ये भी, यहाँ अगर हम नॉर्मल खींचते हैं तो ये भी मुड़ जाएगा। अगर इस पर से अभिलंब खींचते हैं चाप की सहायता से तो ये 90 डिग्री का ही होगा। अब बारी बारी से इसके कोनों को भी दिखा देंगे। तो ये आपतन कोण हो जाएगा क्योंकि आपतित किरण है यहाँ से यहाँ, तो ये हो गया आई, और ये हो जाएगा अपवर्तित किरण जिसको आर से सूचित करेंगे, ये इतना हुआ। अब देखते हैं और थोड़ा सा ज्यामिति की सहारा लेते हैं। तो हमने बताया कि ये 90 डिग्री का होगा, यानी यहाँ ये जो होगा 90 डिग्री का होगा। तो इसमें यहाँ से यहाँ तक के हिस्से में से ये वाला हो गया आई, तो ये 90 में से थोड़ा कम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा 90 माइनस आई। हमें इस कोण से मतलब है, इस कोण को निकालना है। अब ये नॉर्मल, यानी ये जो एन नॉर्मल है और ये तल जो XY तल है, XY तल है, उसके साथ ये नॉर्मल 90 डिग्री का कोण बनाएगा। और यहां से इस 90 डिग्री में से, यहां से ये 90 डिग्री में से ये है 90 माइनस आई, तो 90 में से 90 माइनस आई गया तो आई बच जाएगा, आई हो जाएगा। तो ये वाला जो कोण होगा वो आई हो गया, ठीक है। इसके लिए अब यहां पर आते हैं कि यहाँ ये आर है और ये भी 90 है, क्योंकि तल के साथ अभिलंब कितना डिग्री का कोण बनाएगा, 90 का, जिसमें से ये इतना वाला भाग आर हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, तो 90 माइनस आर हो जाएगा ये। और ये वेव फ्रंट है और ये किरण है, तो यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, तो ये वाला कोण कितना का हो जाएगा। तो ये इसकी अभी जानकारी नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री का होता है, तो 180 डिग्री का होता है। तो उस हिसाब से तीनों कोणों, अगर दो कोण दिया हो तो 180 में से घटा देते हैं दो कोणों को योग जोड़ करके, तो दो कोणों को जोड़ेंगे। अब थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन इसको पूरा डिटेल से बता दे रहा हूं। अब यहां देखते हैं त्रिभुज ए बी डैश और इसको ए डैश मान लेंगे, तो ये हो जाएगा 90 माइनस आर और प्लस ये 90 और प्लस ए बी डैश ए डैश में ये तीनों को जोड़ेंगे तो 180 आएगा। इसको जोड़ेंगे तो 180 माइनस आर प्लस ए बी डैश ए डैश बराबर 180। 180 से 180 कैंसिल और ये इधर माइनस तो उधर कर जाएगा प्लस, यानी ए बी डैश ए बराबर हो जाएगा आर, यानी ये वाला एंगल हो जाएगा आर, ठीक है। तो ये आई और आर हमें प्राप्त हो गया। तो अब आते हैं त्रिभुज ए बी डैश और ए बी डैश ए डैश में, दोनों में अलग अलग एंगल है, तो साइन, इससे साइन आई निकाल लेंगे और इससे साइन आर निकाल लेंगे। अब रही बात कि ये जो सिरा है, जैसे मान लीजिए कि इसको हम एन मान लिए हैं, इसको पी मान लिए, इसको क्यू मान लेंगे, तो पी क्यू यहां तक आने में कितना समय लगेगा, तो
t बराबर 0, इसको हम t बराबर 0 लेंगे, लेकिन और t बराबर 0, ठीक है, और यहां से यहां तक ये समय ले रहा है, इसको हम मान लेंगे t समय में यहां पहुंचा, और c1 इसमें क्या है, c1 इसमें प्रकाश की चाल है, इसमें प्रकाश की चाल है। अब इतना ही समय में, ये t समय में ये a से a डैश तक पहुंचेगा, तो इस तरह से जो b से a तक दूरी हुआ, तो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, तो चाल हुआ इसमें c1 और समय हुआ t, तो इस तरह से b डैश की जो दूरी है वो चाल गुने समय, समय है t और चाल है c, और ये t, c1 t हो गया, तथा a डैश कितना है, a डैश इसकी चाल c2 है, और समय भी तो उतना ही, जितना देर में ये यहाँ तक पहुंचेगा उतना देर में ये यहाँ तक पहुंचेगा, तो समय से में रहेगा, तो इस तरह से a डैश बराबर c2t, ये इतना हो गया। तो अब बारी बारी से हम दोनों त्रिभुजों में आएंगे, क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण है और यहाँ भी ये 90 डिग्री का कोण है, तो दोनों समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज ए बी डैश में साइन आई बराबर, इस कोण के लिए ये क्या हो गया, ये लंब हुआ, ये आधार हुआ और ये कर्ण हुआ, तो लंब बटा आधार होता है, यानी बी डैश लंब इसके सामने वाला, और लंब बटा कर्ण, सॉरी, और इसमें कर्ण हो जाएगा कितना, ए बी डैश, तो बी डैश कितना आया है, c1 c1t और बटा ए बी डैश, इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। फिर त्रिभुज किसमें, तो ए बी डैश ए डैश में साइन आर इक्वल टू, आर यहाँ है तो इसके सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा, ये ए डैश, ये लंब हो जाएगा, तो ए डैश बटा कर्ण तो ऐसे में रहेगा, तो ये हो गया ए बी डैश, तो ए डैश कितना है, c2t बटा ए बी डैश। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देंगे, समीकरण 1 डिवाइडेड बाय समीकरण 2, तो क्या आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू, इसमें c1t बाई ए बी डैश, फिर उसी तरह से c2 बाई ए बी डैश कैंसिल और t से t कैंसिल, तो c1 बाई c2, तो c1 बाई c2 के लिए हम लोग क्लास में पढ़ चुके हैं, तो ये हमने बताया था म्यू बराबर होता है μ2 बाई μ1 इक्वल टू c बाई c2, एक नियतांक होता है, प्रकाश की चाल है, तो यहां से यहां तक ये फिक्स चाल है, फिर यहां से यहां तक भी फिक्स चाल है, तो नियतांक बटा नियतांक ही होता है, तो इस तरह से साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू नियतांक, तो इस तरह से ये स्नेल का नियम है, स्नेल के नियम की भी व्याख्या हो गई, स्नेल का नियम
तो इस तरह से हाइगन्स के द्वितीय क्रमशः सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की भी व्याख्या हो गई। तो मैं ये आशा करता हूं कि जो मैंने मेथड बताया उसमें कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा, ये मेरा गारंटी है। अगर कोई दिक्कत है भी तो आप कमेंट कर सकते हैं। और इसी तरह से अलग अलग वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं लगातार वीडियो अपलोड करता रहता हूं और आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, आप देखते रहेंगे। धन्यवाद।